बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद हिजाजी विद थिंक टैंक। नाजरीन, मैं बातें तो करता रहता हूँ और बातें ही आती हैं मुझे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे बातें करने में मैं ज़ाती तौर पर तमानीत महसूस करता हूँ। और ये मेरी ज़ाती फीलिंग ये है कि जिस शख्स से बात की जाए, अगर उससे राब्ता आपका कल्बी हो, दिल की बात निकले और दिल तक पहुँचे, तो फिर बात करने का मज़ा भी आता है। और वो बात होती है किसी साहिब किरदार शख्सियत से, जिसके बारे में तमानियत हो, पूरा इत्मीनान हो कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो बंदा इखलास, मोहब्बत, प्यार, और प्यार अपनी ज़ात के साथ तो सारे करते हैं, लेकिन जो मुल्क के साथ प्यार करता हो, मुल्क के साथ मोहब्बत करता हो, जो माशरे की इस्लाह चाहता हो, जो खैर और भलाई का खैर खा हो, तो हम उसके लिए दिल से ममनून होते हैं। और आज मैं ममनूनियत का इज़हार कर रहा हूँ जिस शख्सियत से आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जनाब मियाँ मोहम्मद यासीन साहब। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया कि आज आपसे हम गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहे हैं और आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि ये शख्सियत जो मियाँ मोहम्मद यासीन है, ये एक दर्दमंद शख्सियत है, और दर्द कौम का भी है, मुल्क के लिए भी सोचते हैं, माशरे के लिए सोचते हैं, और जिस बिज़नेस से वाबस्ता हैं, जिस कम्युनिटी से हैं, उसकी खैर व फलाह भी चाहते हैं। मियाँ साहब का अगरचे मीडिया से भी ताल्लुक़ रहा है और उस हवाले से मैं ज़ाती तौर पर शनासाई रखता हूँ, तो इसीलिए इतने मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ इनके हवाले से। ये रॉयल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ रहे हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी के, बल्कि ये पूरा जो शुमाली इलाका है इसके, और इसके अलावा एक और चैनल 7 न्यूज़, उसकी भी सरबराही ब्यूरो की इनके पास रही है, और वहाँ भी एक बड़ा उजला किरदार इनका देखने में मिला है कि दामन जो है ना, उसमें कोई नदामत का वो दाग नहीं है, एक शाइस्ता किरदार के हामिल है। तो मियाँ साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, रियल स्टेट का, ये आम बंदे से डीलिंग होती है, और बहुत सारे बंदे वो होते हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई होती है अपनी ज़िंदगी का ख्वाब बिल्कुल पूरा करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अहले ख़ानदान के लिए एक छत फराहम करने के लिए। तो ये जो आम शिकायत है कि ऐसी ब्लैक शीप्स भी मौजूद हैं जो कि लोगों से उनकी जमा पूंजी हथिया लेते हैं और बेचारे फिर वो दर बदर रहते हैं। इस सिलसिले में बात आपसे करूंगा, चूँकि ये आगाही की बात होगी, तो मेरा ख्याल ये इसी से हम बात शुरू करते हैं कि आम बंदा कैसे महफूज तौर पर अपने बच्चों के लिए घर बना सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा बहुत ऊपर जा चुकी है कि इस वक्त आम छोटा बंदा बेचारा तो प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकता। लेकिन ये कि अगर कोई बंदा अगर घर भी अगर इतना काम करने के बावजूद 2-4 साल, तकरीबन 20 साल भी अगर काम करने के बावजूद अपनी प्रॉपर्टी ना बना सके, तो मेरे ख्याल में वो भी नाकाम आदमी है। तो सबसे जो अहम ज़रूरी काम होता है इंसान की शादी होने के बाद, वो ये होता है कि वो अपनी जायदाद बनाए, अपना घर बच्चों के लिए बनाए, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आपको छोटी मोटी अमाउंट इकट्ठी करके जो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट मिल रहे होते हैं, जिस तरह कोई चीज़ 20 लाख रुपए की आ रही है, 2 लाख रुपए उसकी डाउन पेमेंट है, और बाकी क्वार्टरली आपकी इंस्टॉलमेंट चल रही होती हैं, तो आप उसके ऊपर वो प्लॉट ले सकते हैं कि मंथली आप 15-20 हज़ार रुपये अपनी सेविंग करके उसकी इंस्टॉलमेंट पे लें। उसके बाद जो उसकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि आपने गवर्नमेंट की वेबसाइटें बनी हुई हैं, जिस तरह CDA की वेबसाइट बनी हुई है, RDA की वेबसाइट बनी हुई है, LDA की वेबसाइट बनी हुई है, और KDA की वेबसाइट बनी हुई है। उनके ऊपर उनके सोसाइटीज़ के लीगल और इलीगल सोसाइटीज़ की लिस्ट लगी हुई है। वो लीगल और इलीगल सोसाइटीज़ की लिस्ट को चेक करें। चेक करने के बाद देखें कि क्या उसमें इसका NOC सोसाइटी का हुआ है कि नहीं हुआ। अगर जिसका NOC हुआ है, इसका मतलब उसके पास ज़मीन कब्जा मौजूद है, उसका नक्शा आया हुआ है, वरना फाइल्स कोई बंदा ना खरीदे। जो लोग बेचारे फाइल्स खरीदते हैं कि ये वो फाइल खरीद ली, उसके बाद वो एक पेपर, खाली पेपर होता है, उसमें प्लॉट नहीं होता, वो नुकसान का अपने आप का नुकसान खुद ही पहुंचा रहे होते हैं। अच्छा मियाँ साहब, अगर रजिस्टर्ड सोसाइटी, जैसे आप कह रहे हैं कि एक कंज्यूमर जो है या ख़रीदार जो है वो सोसाइटी चेक कर लेता है कि NOC मिला हुआ है, लेकिन उस सोसाइटी के कर्तारदत्ता या उनके आगे जो डीलर होते हैं, एजेंट होते हैं, वो प्लाट की बजाय फाइल का ही कारोबार शुरू कर दें, उसका तदारक कैसे हो सकता है? नहीं, उसमें यह कि वो फाइल्स वाला काम मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का देखना चाहिए। हर एरियाज़ का अपना अपना DC होता है, DC के पास शिकायत सेल भी आकर तो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं कि आप जाकर उनके एक इंफॉर्मेशन सेंटर बन गए हैं, इन्होंने बना दिए, अपने डेस्क भी बना दिए, वहाँ जाकर भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। CD अपनी लिस्ट भी जारी कर रहा होता है। तो बहरहाल ये कि प्रॉपर्टी जो भी ख़रीदनी है, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप अपनी वेरिफिकेशन करें, जाकर ज़मीन देखें, कब्ज़ा देखें, NOC देखें, उसके बाद ख़रीदें। अगर आप उस चीज़ के ऊपर मुतमिन नहीं हैं तो वो काम आपने नहीं करना। किसी भी आम रियल स्टेट वाले से भी कोशिश करें कि जो रजिस्टर्ड डीलर है उसे परचेज करें प्रॉपर्टी। अच्छा, ये एक आम जो चलता मिलता है ना, वो मोबाइल प्रॉपर्टी डीलर, मोबाइल डीलर
उसको बोलते हैं ना, कि वो चलता फिरता मोबाइल पे आके बात कर रहा है, आपसे मिला है, ये मैं फाइलें बेच रहा हूँ, और वो आप उसे फाइल ले लेते हैं, तो वो नुकसान दे देती है। तो मोबाइल डीलर से डील ना करें, रजिस्टर्ड डीलर से डील करें, तो आपको ओरिजिनल प्रॉपर्टी देगा। ये नाजरीन, ये बड़ी अहम बात बताई है मियाँ साहब ने कि आपने जब खरीदारी करनी है प्लॉट की तो रजिस्टर्ड डीलर से करें। जी, तो मियाँ साहब से यही पूछ लेते हैं कि वो डीलर की रजिस्ट्रेशन चेक करने का तरीक़ाकार क्या है? देखिए, उसका तरीकाकार ये है कि इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन जो है ना, वो एक प्रॉपर एक एसोसिएशन बनी हुई है, उनकी वेबसाइट भी बनी हुई है, वो भी आप सर्च कर लें, इंटरनेट पर जाएं और उनकी वेबसाइट सर्च करें, सर्च करके वहाँ पर भी उनकी लिस्ट लगी हुई है, वहाँ पर उसका बंदे का आप नाम चेक कर सकते हैं। और मार्केट में भी आप 2-4 लोगों को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि उसका वो विजिटिंग कार्ड अगर आपको दे रहा है तो उसका क्या उस जगह पर ऑफिस मौजूद है। अगर उसका ऑफिस मौजूद है तो आप उससे डील करें, और अगर उसका ऑफिस मौजूद नहीं है तो आप उससे डील ना करें। ये बड़ी अहम बात है जो मियाँ साहब से हम कर रहे हैं। तो मियाँ साहब, आपने चूँकि बताया कि डीसी इसका जिम्मेदार होता है और शिकायत सेल भी बनी हुई है। जी, जी। अभी मैं सुनने में ये बात आई है कि डीसी ने इस्लामाबाद ने कुछ रजिस्ट्रेशन सोसाइटियों की मनसूख कर दी है। जी। तो ये जो रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का अमल है, सोसाइटियों ने ज़ाहिर है बनाई होंगी, अराजी खरीदी होगी, प्लॉटिंग भी की होगी, कुछ बेचे भी होंगे, कुछ अंडर प्रोसेस होंगे। तो इस जो कैंसलेशन है, जो मनसूखी है सोसाइटियों की, उसके क्या असरात होंगे? वो ये तकरीबन डीसी साहब ने, जो इस्लामाबाद के डीसी जो हैं, ये मेमन साहब, इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 21 सोसाइटियाँ हैं जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल की है। वो उन्होंने इसलिए कैंसिल की हैं कि ये इस्लामाबाद के अंदर रजिस्टर्ड हुई थी, जबकि उनकी ज़मीन जो है आरडीए में आ रही थी, यानी कि पंजाब पिंडी में आ रही थी, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आ रही थी। एनओसी उन्होंने वहीं से लिया हुआ है, लेकिन को आज से 35 साल 30 साल पहले या 40 साल पहले गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन कर दी थी कि आप इस्लामाबाद में किसी भी जगह पर आपकी सोसाइटी हो तो आप किसी भी टेरिटरी में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। तो उन्होंने उस कानून के तहत, यानी वो कानून मौजूद था। कानून मौजूद है, और बाकायदा वो आपकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर लिखा हुआ है कि फलां आपका 1930 के कानून के मुताबिक, 1923 के कानून के मुताबिक, जो भी कानून, जो भी एक्ट था, उसके तहत आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड की जा रही है। लेकिन उसका भी मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल के मुताबिक, कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का अभी तक कानून नहीं बना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करा लें, उसके बाद आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके गवर्नमेंट किसी और को डुप्लीकेट इशू कर दे, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये डीसी साहब ने बहुत बड़ा गलत किया है लोगों के लिए। लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, वहां पर करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने, कि इस्लामाबाद के अंदर रजिस्ट्रेशन सोसाइटियों की हुई है, आप उठा के एकदम से उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दें और उनको कहें जी जाकर आप सोसाइटी रजिस्टर्ड करवा लें आरडीए में, या फिर आप पंजाब में जाकर रजिस्टर्ड कराएं, तो उसको, उस अमल को करते लोगों को सालों साल लग जाएंगे। तो लोगों की इन्वेस्टमेंट तो डूब जाएगी ना। इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, ये की क्यों है? बड़ी मजे की बात ये इसलिए की है, डीसी साहब कह रहे हैं कि जी मैं इनका ख्याल नहीं रख सकता। यानी कि ये सोसाइटियां इतनी ज्यादा इस्लामाबाद के राइट लेफ्ट पे फैल गई हैं कि किसी में पानी का मसला है, किसी में बिजली का मसला है, किसी में गैस का मसला है, या फिर सैलाब आ जाता है, मैं संभाल नहीं सकता। भाई, आप तो अभी आए हैं, जो पिछले से पाकिस्तान जो है 70-80 साल से बना हुआ है, उस वक्त से इस्लामाबाद में सोसाइटियां बनी थी, उस वक्त से संभाल रहे थे, और आपको 2 महीने हुए, आप 2 महीनों में आपने, मतलब ये एक जाती फर्द वाहद की मर्जी के तहत आप नहीं होता है ना कि जब ये चल रहा था साहब का, जब से इस्लामाबाद 1960 से बना है, 40 वो 20 पे, यानी 64 साल हो गए हैं। तो जब ये एक निज़ाम चल रहा है और उसमें बज़ाहिर कोई शिकायत पैदा नहीं, या तो हो ना कि उस सोसाइटी के तहत लोगों के साथ कोई ज्यादती या फ्रॉड हुआ हो, तो इसकी वजह ये है, तब तो हो सकता है। ये एक मियाँ साहब, मैं ये समझता हूँ कि ज़ाब्ते का अमल है, कागजी कार्रवाई। मैं संभाल नहीं सकता, मैं जिम्मेदारी नहीं संभालता। भाई, आपने जिम्मेदारी करनी क्या? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो बकायदा उनका एक कानून है, कानून के तहत जिस तरह हमारे गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, 3 साल बाद इलेक्शन होता है, बॉडी आती है, उन्होंने खाना पीना उठना बैठना खुद, अपने एक्सपेंस खुद बनाने होते हैं, क्रिएट खुद करने होते हैं, एक्सपेंस खुद करने, बिजली खुद लगानी, पानी खुद देना, बिजली खुद देनी, सारी चीजें सोसाइटी खुद मैनेज कर रही होती है। सिर्फ डीसी का काम है, उसके ऊपर इनको रजिस्ट्रार बनाया हुआ है डीसी को, कि रजिस्ट्रार है, रजिस्टर्ड इनके पास सोसाइटी है, कोई शिकायत हो डीसी के पास लेके आना है, तो डीसी ने उनके इलेक्शन करवाने हैं, उनकी शिकायत का मसला हल करना होता है। इतना तो इंसान, आपका गवर्नमेंट का फर्ज बनता है ना कि आपकी अगर किसी जगह पर कोई किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो ज़ाहिर है कि हमारी अगर दुश्मन के साथ प्रॉब्लम है तो फौज ने मसला हल करना है, अगर चोरों डाकुओं के साथ है तो पुलिस ने हल करना है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटियों का मसला है तो डीसी उसका रजिस्ट्रार होता है, डीसी ने हल करना है। अगर डीसी अपनी जिम्मेदारी से गाफिल होना चाह रहा है तो हो जाए। इससे नुकसान यही होगा कि अवाम, जो 21 सोसाइटियाँ हैं, एक सोसाइटी 100 अरब रुपए की सोसाइटी है, इसका मतलब है कि आप 2100 अरब रुपए का लोगों का नुकसान करना चाह रहे हैं। जो इन्वेस्टर होगा या जिन्होंने वहाँ प्लाट खरीदे होंगे,
उन पे इनके कोई नेगेटिव असरात हो? बहुत नेगेटिव अक्सरात होते हैं। देखिए आप एक बार बार अपने फेसबुक के ऊपर लगा रहे हैं, आप ट्विटर के ऊपर लगा रहे हैं कि हमने सोसाइटियां कैंसिल कर दी हैं, तो एक बंदा तो परेशान हो जाता, लोग समझ रहे हैं कि एनओसी कैंसिल हो गया, जबकि एनओसी नहीं कैंसिल हुआ, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है। रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करके उसने कह दिया कि ये आप जाएं और पंजाब में रजिस्टर करा लें। वो भी इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पर लोगों ने एक इस्लामाबाद की चीज़ समझ के इस्लामाबाद में परचेज की हुई है कि चलो सिक्योरिटी ये है कि यहाँ पर आकर हम लोग को चीज़ चेक करनी है तो इन्फॉर्मेशन सेंटर में जाकर डीसी के हम चेक कर लेंगे, वरना कोई बंदा इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी ले और लाहौर चेक करने जाए, वो एक एक प्लॉट लाहौर में तो जाकर चेक नहीं कर सकता ना। तो इसलिए इन्होंने गलत किया है। ये डीसी साहब को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बहरहाल ये कि इस वक्त तो लोग जो है वो हाई कोर्ट में चले गए। अब चीफ जस्टिस साहब से हम अपील करेंगे कि ये लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब रही है, मेहरबानी करें इसके ऊपर ज़रा नज़रसानी करें और डीसी साहब को कहेंगे भाई ये होश के नाखल ने इन सोसाइटियों की रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल ना करें, वापस अपनी जगह पर लेके आएँ। एक छोटी सी जिम्मेदारी उसको निभाएं जिसमें लोगों ने, गवर्नमेंट के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लॉट लिए हुए हैं, इस्लामाबाद के लोगों ने और आम गरीब लोगों ने भी लिए हुए हैं, वो थोड़े से परेशान बैठे हुए हैं। यहाँ से जाकर आप पंजाब में रजिस्टर कराएंगे और सालों के साल लग जाएंगे। और पंजाब में आप लोगों ने मेरे ख्याल में सुना होगा 2-4 माह हुए हैं, ये बड़ा सिलसिला अभी पहले बहुत गड़बड़ चल रही है, तो उनके अपने केस खुले हुए हैं। पंजाब की बहुत सारी सोसाइटियां आगे पीछे हो गई हैं, उनका बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इस्लामाबाद का नुकसान ना करें। अच्छा, जब ये आप समझते हैं कि जो रियल स्टेट का शोबा है, जो आपने कहा कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो जिसमें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो ज़ाहिर है कोई कमाशी अमल है ना जी, मुल्क की मैशत का पहिया चल रहा है ना, कन्फर्म। मैशत में लगे हुए हैं। तो ये रियल स्टेट का जो मुल्क की मैशत में क्या किरदार है और इसको मज़ीद इफेक्टिव किस तरह बनाया जा सकता है? देखिए ये रियल स्टेट जो है ये मुल्क में आप समझ लें आपके मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी है। जैसा जी जी, रीढ़ की हड्डी ऐसी है कि आप इस रूम में बैठे हुए हैं, आप इस कमरे के अंदर आप देखेंगे कोई भी आपको चीज़ पाकिस्तानी नज़र आ रही है? कोई चीज़ पाकिस्तानी है? ये सारी चीज़ें गैर मुल्की हैं, चाइना है जो किसी और जगह से आ रही हैं। पाकिस्तान मुझे बताएं कि पाकिस्तान क्या बना रहा है जो बाहर एक्सपोर्ट करे? कोई चीज़ नहीं हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए। एक रियल स्टेट ही है जो कि हम यहाँ पर जो इन्वेस्टर लोग हैं या सोसाइटियों वाले हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं या आम प्राइवेट सोसाइटियाँ हैं या सीडीए है, आरडीए है, केडीए है, ये लोग ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन खरीद के या एक्वायर करते हैं, एक्वायर करके प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉट करके ये आप समझ लें कि एक प्लॉट एक किस्म का बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको समझ लें कि आपकी मईशत के ऊपर रियल स्टेट का बहुत बड़ा असर है कि आपकी जो रिमिटेंस है ना, अगर 100% आ रही है तो बाहर से रिमिटेंस पाकिस्तान में 55% रियल स्टेट के शोबे में आ रही है। ये बड़ा अहम पॉइंट है जो कि मियाँ साहब ने उठाया है और इस पर गौर करना चाहिए हमें भी बतौर एक माशरती फ़र्द होने के इसी के सोसाइटी के लिए कितना इफेक्टिव है और जो अहले इख्तियार हैं उनको कि ये मुल्क के ख़जाने के लिए कितना बैठ, चूँकि जब बाहर से पैसा आता है वो फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में आता है, डॉलरों के और पाउंडों और रियालों की सूरत में आता है। जो मुल्क का कौमी ख़जाना जो ज़र मुबादला हम $1 अरब के लिए तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी अरबों डॉलर की बाहर से इन्वेस्टर भेजते हैं, हमारे ही पाकिस्तानी बाहर पैसा कमाते हैं, अपने मुल्क में अपना घर बनाने के लिए बाहर से अरबों डॉलर भेजते हैं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होता है। यही मियाँ साहब कहना चाह रहे हैं। फिर इतना अहम जिस शोबे का किरदार हो वहाँ पर तो इन पे वो जिसे कहते हैं ना, इनके लिए तो कुशादा राहें होनी चाहिए। और फिर मियाँ साहब एक बात और भी है जो आमतौर पर कही जाती है, लेकिन आप ज़रा समझा दें। कहा यह जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, रियल स्टेट का है, ज़ाहिर प्लॉट होते हैं और प्लॉट पे घर बनने हैं ना, प्लॉट पे प्लाजे बनने हैं, प्लॉट पे तमीरात होनी है। तो जब तमीरात होती हैं तो मुल्क की कोई 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज, मैं कह रहा हूँ ये 70 इंडस्ट्रीज हैं। आप कमरे में बैठे देखें, ये आपका सोफा कहाँ पर आएगा? प्लॉट होगा, घर बनेगा, सोफा रखेंगे, प्लॉट होगा, घर बनेगा, कमरा बनेगा, तो आप ये टेबल रखेंगे, लाइट लगाएंगे, पंखा लगाएंगे। जब ये चीज होगी ही नहीं और वैसे आपके लेबर, आपके मेसन, आपके प्लम्बर, आपके इलेक्ट्रिशियन, ये सारे एक्टिवेट। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लॉक लगा दिया। ये मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ने टोटली तौर पर इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट ने टोटली तौर पर रियल एस्टेट के ऊपर पाबंदी लगा दी है। इस टाइप की पाबंदी लगाई है, यानी कि लॉक लगा दिया। लॉक ये लगा दिया है कि 7% प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराते वक्त आपको 7% उसका टैक्स देना पड़ेगा, जबकि पहले था 1% टैक्स था उसके सेलर के ऊपर या परचेजर के ऊपर, फाइलर के ऊपर, और 2% था नॉन फाइलर पे। अब इन्होंने नॉन फाइलर के ऊपर जो है वो 7% लगा दिया है। एक बंदा 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मुझे बताएं परचेज करता है, वो 7 करोड़ रुपया वो अच्छा 7% कहा ये जाता है ये क्लैरिकल मिस्टेक हुई है? कहा ये नहीं, कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है। ये ऐसे कैसे हो सकता? क्लैरिकल हुई हो तो बंदा कह देता चलो जी मिटा के सही किया जाए। 6 महीने और 4 महीने हो गए इनको बजट आए हुए, 4 महीने से टैक्स ले रहे हैं। और आप देखेंगे टैक्स इस दफा इनको, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कभी इतना टैक्स कम नहीं जमा हुआ होगा जितना इस दफा इनको जमा होगा कम, क्योंकि इन्होंने
वो इतना लॉक कर दिया, प्रॉपर्टी सेल परचेज रुक गई हुई है और प्रॉपर्टी के रेट जो है तकरीबन जो है आप समझ लें 15% नीचे आ गए हैं। नाज़रीन, मैं मियाँ साहब ने जो एक असल पॉइंट उठाया ना, वो ये उठाया कि ये जो टैक्स की शरह बढ़ाई गई ना, इससे ना मुल्की ख़जाने को फ़ायदा कोई हुआ है, और जो रियल एस्टेट का बिजनेस है इस पे तो मनफी असरात पड़े ही पड़े हैं। इनका डेड लॉक हो गया कि ना चीज़ें प्रॉपर्टी ख़रीदी जा रही है ना बेची जा रही है, एक भारी शरह टैक्स की वजह से। तो अगर टैक्स साबका बहाल कर दिया जाए, जो 1% फाइलर के लिए और 2% नॉन फाइलर के लिए, तो ये मईशत का पहिया जो रियल स्टेट के कारोबार की सूरत में ये रवां दवा रहेगा और मुल्क का मईशत जो है ना वो मजबूत होगी, तवाना होगी, और इसके साथ मुल्क की जो 40 से करीब दूसरे कारोबार और इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बुरुए कार आएंगी, रवां दवा हो गई मईशत। तो ये कौन से ऐसे लोग हैं मियाँ साहब जो कि इस सीधे साधे फार्मूले को नहीं समझ रहे और मुल्क की मईशत का बेड़ागर्क कर रहे हैं? इनको क्या कहना चाहेंगे हरफ आखिर के तौर पर? ये हरफ आखिर जो है, ये सारा कुछ जो करना होता है, ज़ाहिर है हमारा जो पीएम बेचारा तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। ज़ाहिर है कि उसका ये शोबा तो नहीं है ना कि वो जाकर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले को भी वही ठीक करे और जाकर वज़ीर ख़जाना को वही ठीक करे। ये सारा काम जो है, ये जो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का सिस्टम होता है, ये आपके वज़ीर ख़जाना ने करना होता है। सही है। उसने ये देखना होता है कि मैं इस साल जो 8,000 अरब रुपए का बजट दे रहा हूं, तो उसमें से मैंने जो पैसा वापस लेना है, वो वापस पैसा जो है 5,000 अरब कैसे रियल एस्टेट के थ्रू लेना है, या कि हमने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के थ्रू लेना है, या किस तरीके से हम लोगों ने टैक्स लोगों के। मैं ये कहता हूं कि हमेशा यही हुआ कि आप लोगों के ऊपर जितना कम से कम टैक्स लगाएंगे, जितना लोगों को तंग करेंगे, कम तंग करेंगे, उतना लोग खुल के पैसा लगाते हैं। जितना आप लोगों को ज्यादा तंग करेंगे, अब देखेंगे ना जो नॉन फाइलर है वो तो छुप ही गया है। आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट है ना, इसके ऊपर जो पैसा है ना, वो ज्यादातर नॉन फाइलर लगाता है। वो चीजें खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, उसका कारोबार है। अब उसका कारोबार तो आपने बंद कर दिया है। 70% वो बंदा निकल गया, अभी आ गया जेन्युइन परचेजर। अब जो जेन्युइन परचेजर है, अगर वो अपनी वाइफ के नाम पर प्लॉट करवाता है तो वो भी टैक्स पेयर नहीं है। हर बंदा कोशिश करता है अपनी बेगम के नाम पर कराए, अपने बच्चों के नाम पर कराए, वो भी टैक्स पेयर नहीं है। 15% वो खत्म हो गया। और जो 15% बीजे बचा हुआ है पीछे बेचारा, वो इस वक्त समझ लें कि लंगड़ा लूला होकर चल रहा है। तो लिहाजा ये काम जो है हमारे जो वजीर खजाना साहब हैं, उनको इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट को आप छूट दें, रियल एस्टेट को आप इजी करें, ताकि आपके मुल्क का जो मईशत का पहिया है वो तेजी से भाग सके। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो बिजनेस और हाई लेवल पर बिजनेस किया जाता है वो रियल एस्टेट में और बिल्डर लोग करते हैं। जब आप बिल्डर्स को और रियल एस्टेट को पीछे फेंक देंगे तो आपका मुल्क भी पीछे जाना शुरू हो जाएगा। आपके मुल्क के अंदर हमारे मुल्क में इतनी ऐसी जगह तो है नहीं कि लोग सैर व तफरीह के लिए आएँ। अगर सैर व तफरीह के लिए भी आएंगे तो उसमें भी रियल एस्टेट ही शामिल होती है। तो रियल आप उसको टूरिज्म को भी आप अप्रोच नहीं कर पा रहे, वो आपसे भी नहीं संभाला जा रहा। मुल्क की हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि वो जो टूरिस्ट बेचारे आ रहे थे, जिस जगह पर जा रहे थे, वो सवात हो गया, नारान हो गया, कगान हो गया, वो सैलाब से तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो लिहाजा जो पीछे हमारे पास कारोबार एक तजारत बची है, वो इस वक्त मैक्सिमम जो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा बाहर से ला सकते हैं वो रियल एस्टेट ला सकती है। आप इंपोर्ट ज़रा कम कर दें और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, और रियल एस्टेट को भी आप समझें कि एक प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों को बाहर दे रहे हैं। लिहाजा मेहरबानी करें वज़ीर दाखिला साहब, आप इसके ऊपर वज़ीर ख़ज़ाना साहब, जी वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो है वो आप इसके ऊपर तवज्जो दें और इसको रियल एस्टेट को थोड़ा सा ईजी करें और मुनासिब टैक्स लेना लोगों से शुरू करें ताकि हमारा बिजनेस चले। जी मियाँ साहब ने जो हरफ आखिर के तौर पर बात की है वो डायरेक्ट वज़ीर ख़ज़ाना को मुखातब की है, तो हम भी इनकी तायद करते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब आप जिस तरह दूसरे मसाइल हल कर रहे हैं, तो ये जो बुनियादी शोबा है जैसे मियाँ साहब ने कहा पाकिस्तान की मईशत में रियल एस्टेट का, इसको रवां दवा रखने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए, इसको तबाही और जवाल से बचाने के लिए इस पे जो टैक्स ग्रां कदर लगा दिए गए हैं, भारी टैक्स, वो ख़त्म करें, साबका टैक्स बहाल करें और मईशत को चलने दें, इस मुल्क को खुशहाली की तरफ लेकर जाएँ। खुदा ना खास्ता इसका पहिया जाम ना करें। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम एक अच्छे मौजू के साथ आपसे मज़ीद प्रोग्राम करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑन दी कैमरा कि मियाँ साहब जिस तरह आप अच्छे अंदाज से बात करते हैं, हमारी ख्वाहिश होगी कि आप वक्तन फ़वक्तन हमें टाइम दें और जो रनिंग सब्जेक्ट होते हैं इसके अलावा भी आपका मुझे जो ज़ाती तौर पर तजुर्बा है कि आप एक बहुत आइडिया पर्सन है, आइडिया मैन, तो मुख्तलिफ आइडियाज़ पर आपसे बात होती रहेगी।